इस कहानी का एक बहुत अहम पहलू ये है कि ना व्योम को कोई पुश कर रहा है, ना पुल, और ना ही उस पर कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो उसकी शांत, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन को डिस्टर्ब करे। यानी दोनों एक फोर्स फ्री मोशन में हैं। इसलिए बात को थोड़ा और प्रिसाइज तरीके से कहें तो फोर्स फ्री मोशन का अर्थ सिर्फ कंपैरिजन से ही निकलता है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, वे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बदल देती हैं। या तो स्पीड बदलती है, या डायरेक्शन, या दोनों, और ये बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। मान लीजिए व्योम के पास एक जेट पैक है जो उसकी पीठ से फायर कर रहा है। अब व्योम को कोई डाउट नहीं रहेगा, वो फील करेगा कि वो मूव कर रहा है। ये फीलिंग इंट्रिंसिक है, अंदर से आने वाली। अगर जेट पैक चल रहा है तो व्योम को ये जानने के लिए आंखें खोलकर किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। आंखें बंद होने पर भी उसे साफ पता होगा कि वो स्टेशनरी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो ये नहीं कहेगा कि मैं रुका हूं और पूरी दुनिया मेरे पास से गुजर रही है। यहीं से एक फंडामेंटल फर्क सामने आता है। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन रिलेटिव होती है, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेटेड मोशन रिलेटिव नहीं होती। दूसरे शब्दों में, एक्सेलरेशन को आप महसूस कर सकते हैं, और आगे जब हम एक्सेलरेटेड मोशन पर आएंगे तो यहीं से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू होगी। इन कहानियों को पूरी तरह खाली और अंधेरे अंतरिक्ष में रखने का एक फायदा है। इससे स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स जैसी वो फेमिलियर चीजें हट जाती हैं जिन्हें हम अक्सर बिना किसी ठोस वजह के स्टेशनरी मान लेते हैं। लेकिन प्रिंसिपल वही रहता है, चाहे सेटिंग स्पेस हो या अर्थ। दरअसल हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनुभव करते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल सोचिए। आप ट्रेन में सो गए हैं। नींद खुलती है जब आपकी ट्रेन पास वाली पैरेलल ट्रैक पर चल रही दूसरी ट्रेन के पास से गुजर रही होती है। विंडो से आपका पूरा व्यू दूसरी ट्रेन ने ब्लॉक कर रखा है। आप बाहर की कोई और चीज नहीं देख पा रहे। कुछ पलों के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या मेरी ट्रेन चल रही है, या दूसरी ट्रेन चल रही है, या दोनों? अगर आपकी ट्रेन झटके खाए या कर्व लेते समय डायरेक्शन बदले, तो आप तुरंत महसूस कर लेंगे कि आप मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर राइड बिल्कुल स्मूथ हो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, तो आप दोनों ट्रेन्स के बीच रिलेटिव मोशन तो देखेंगे, लेकिन ये तय नहीं कर पाएंगे कि सच में कौन चल रहा है। यही है स्पेशल रिलेटिविटी की कोर इंट्यूशन। स्मूथ, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन को सिर्फ तुलना से ही पहचाना जा सकता है। और यही सिंपल सी बात स्पेस और टाइम की सबसे गहरी कहानी की नींव बन जाती है। अब इस आइडिया को एक कदम और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए आप उसी ट्रेन में हैं और आप खिड़कियों के शेड्स पूरी तरह नीचे कर लेते हैं। अब आपके कंपार्टमेंट से बाहर की दुनिया का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। अगर ट्रेन बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, न तेज हो रही है, न धीमी, न मुड़ रही है, तो एक दिलचस्प बात होगी। आपके पास कोई भी तरीका नहीं होगा ये पता लगाने का कि आप चल रहे हैं या ट्रैक्स पर खड़े हैं। आपके चारों ओर का कंपार्टमेंट दोनों ही हालात में एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा, चाहे ट्रेन रुकी हो या बहुत तेज रफ्तार से चल रही हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस आइडिया को फॉर्मल रूप दिया। हालांकि इसकी जड़ें काफी पहले गैलीलियो गैलीली की सोच में भी मिलती हैं। आइंस्टाइन ने कहा, अगर आप और आपके साथ सफर कर रहे लोग एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट के अंदर हों, तो आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो ये बताए कि ट्रेन चल रही है या नहीं। यही फिर से प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का सार है। क्योंकि फोर्स फ्री मोशन रिलेटिव होती है, इसलिए उसका अर्थ सिर्फ कंपैरिजन से ही निकलता है। जब तक आप किसी बाहर की चीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करते, तब तक आप अपनी मोशन के बारे में कुछ भी तय नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। फिजिक्स में सिर्फ कंपैरिजंस का ही मतलब होता है। लेकिन आइंस्टाइन यही नहीं रुके। उन्होंने समझा कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एक और भी बड़ा दावा करता है। फिजिक्स के सारे लॉज, चाहे वो जो भी हों, सभी कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जर्वर्स के लिए बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर व्योम और निमेश सिर्फ खाली स्पेस में तैर ही नहीं रहे हों, बल्कि अपने अपने फ्लोटिंग स्पेस स्टेशंस में एक जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हों, तो उन्हें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों को पूरा हक है ये मानने का कि उनका स्टेशन रेस्ट पर है,
भले ही दोनों स्टेशंस एक दूसरे के मुकाबले चल रहे हों। अगर उनके इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसे हैं, तो उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में कोई भी फिजिकल फर्क नहीं होगा। पूरी सिचुएशन परफेक्टली सिमेट्रिक है। इसलिए जिन लॉज ऑफ फिजिक्स को वे एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, वो भी आइडेंटिकल होंगे। ना ऑब्जर्वर्स और ना ही उनके एक्सपेरिमेंट्स ये महसूस कर सकते हैं कि वे कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। यही सिंपल सी आइडिया कि फिजिक्स के लॉज मोशन से प्रभावित नहीं होते जब तक मोशन कांस्टेंट है, आइंस्टाइन की प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का दिल है। और थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि यही प्रिंसिपल कितने गहरे और चौंकाने वाले नतीजे पैदा करता है, जिन्होंने स्पेस और टाइम की पूरी कहानी बदल दी। स्पेशल रिलेटिविटी का दूसरा सबसे अहम इंग्रेडिएंट लाइट से जुड़ा है, और खास तौर पर उसकी मोशन की प्रॉपर्टीज से। अभी तक हमने कहा था कि बिना किसी बेंचमार्क के ये कहना बेकार है, व्योम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। लेकिन लाइट के साथ मामला पूरी तरह अलग है। लगभग एक सदी तक कई डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट्स ने बेहद सटीक एक्सपेरिमेंट्स किए, और नतीजा चौंकाने वाला निकला। सभी ऑब्जर्वर्स इस बात पर सहमत होते हैं कि लाइट की स्पीड 108 करोड़ किलोमीटर्स पर आवर होती है, चाहे ऑब्जर्वर कोई भी हो और चाहे कंपैरिजन का बेंचमार्क कुछ भी हो। यही फैक्ट हमारी यूनिवर्स को देखने की सोच में एक क्रांति मांगता है। लेकिन पहले इसे कॉमन एक्सपीरियंस से कंपेयर करके समझते हैं। मान लीजिए एक साफ धूप वाला दिन है। आप बाहर हैं और अपने दोस्त के साथ कैच खेल रहे हैं। आप दोनों आराम से बॉल को लगभग 20 फीट पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। तभी अचानक ऊपर बिजली तूफान आ जाता है और आप दोनों भागकर कवर में चले जाते हैं। स्टॉर्म के बाद आप वापस आते हैं और गेम दोबारा शुरू करने वाले ही होते हैं, लेकिन आपको कुछ अजीब लगता है। आपके दोस्त के बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, आंखों में अजीब सी चमक है, और जब आप उसकी हथेली देखते हैं तो चौंक जाते हैं। बॉल की जगह उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड है। अब कैच खेलने का एंथुजियाज्म काफी कम हो जाता है। आप मुड़कर भागने लगते हैं। जब वो ग्रेनेड फेंकता है तो वो आपकी तरफ जरूर आएगा, लेकिन क्योंकि आप भाग रहे हैं तो ग्रेनेड आपके पास धीमी स्पीड से पहुंचेगा। कॉमन सेंस हमें बताती है, अगर ग्रेनेड की स्पीड है 20 फीट पर सेकंड और आप भाग रहे हैं 12 फीट पर सेकंड से, तो ग्रेनेड आपके पास आएगा 20 माइनस 12 बराबर 8 फीट पर सेकंड की स्पीड से। यानी जो व्यक्ति खड़ा है उसे ग्रेनेड तेज लगती है, जो व्यक्ति भाग रहा है उसे वही ग्रेनेड धीमी लगती है। एक और एग्जाम्पल सोचिए। आप पहाड़ों में हैं और ऊपर से स्नो की एवलांच आपकी तरफ आ रही है। आप इंस्टिंक्टिवली भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भागने से स्नो जिस स्पीड से आपके पास आएगी वो कम हो जाएगी, और ये जनरली एक अच्छी बात है। फिर वही प्रिंसिपल, खड़ा व्यक्ति एवलांच तेज महसूस करता है, भागता हुआ व्यक्ति एवलांच धीमी महसूस करता है। अब यहां तक सब कुछ हमारी एवरीडे इंट्यूशन से पूरी तरह मैच करता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये सारे एग्जाम्पल्स बॉल्स, ग्रेनेड्स, स्नो जैसे ऑब्जेक्ट्स के हैं। लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। आप लाइट की तरफ भागें, लाइट से दूर भागें या उसके साथ साथ चलें, लाइट की स्पीड हमेशा वही रहेगी। यही वो पॉइंट है जहां स्पेशल रिलेटिविटी हमारी कॉमन सेंस से पूरी तरह टकरा जाती है। और जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखाया, जब लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होती है, तो फिर स्पेस और टाइम वैसे नहीं रह सकते जैसे हम उन्हें हमेशा से समझते आए हैं। यहीं से रिलेटिविटी की असली कहानी पूरी तरह खुलनी शुरू होती है। अब इन बॉल्स, ग्रेनेड्स और एवलांचेस वाले एग्जाम्पल्स की सीधी तुलना लाइट से करते हैं। कंपैरिजन को और साफ बनाने के लिए लाइट को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स से बनी हो। इन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। जब हम फ्लैशलाइट या लेजर ऑन करते हैं तो असल में हम फोटॉन्स की एक स्ट्रीम उस डायरेक्शन में भेज रहे होते हैं जिधर डिवाइस को पॉइंट किया गया है। अब वही सवाल जो हमने ग्रेनेड और एवलांच के लिए पूछा था, उसे लाइट पर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपका वही थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक दोस्त अब ग्रेनेड की जगह एक पावरफुल लेजर पकड़ चुका है। वो लेजर आपकी तरफ फायर करता है। अगर आपके पास सही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हों तो आप पाएंगे कि लेजर बीम के फोटॉन्स आपकी तरफ
108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहे हैं। अब सवाल, अगर आप ग्रेनेड वाले सीन की तरह भागने लगें तो क्या होगा? ग्रेनेड के केस में भागने से स्पीड कम हो जाती थी, तो क्या लाइट के साथ भी ऐसा ही होगा? अब इसे और ड्रामेटिक बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप इमेजिनरी स्पेसशिप पर चढ़ जाते हैं और अपने दोस्त से 20 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूर भागने लगते हैं। अब ट्रेडिशनल न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू के हिसाब से सोचें। आप तेजी से दूर जा रहे हैं, तो फोटॉन्स को आप तक पहुंचने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इस लॉजिक से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फोटॉन्स की मेजर्ड स्पीड होगी 108-20 इक्वल्स 88 करोड़ किलोमीटर्स पर आवर, यानी ग्रेनेड और एवलांच की तरह भागने से अप्रोचिंग स्पीड कम हो जानी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन हमारी एवरीडे इंट्यूशन से पूरी तरह मैच करती है। लेकिन यहीं पर स्पेशल रिलेटिविटी एक जोरदार मोड़ लेती है, क्योंकि जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखाया, लाइट इस रूल को फॉलो ही नहीं करती। आप खड़े हों, भाग रहे हों या स्पेसशिप पर बैठे हों, फोटॉन्स फिर भी 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा से ही आपकी तरफ आते हैं। यही वो पॉइंट है जहां न्यूटोनियन इंट्यूशन पूरी तरह टूट जाती है और आइंस्टाइन की रेवोल्यूशनरी सोच ब्रह्मांड की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। 1880 के दशक से ही कई तरह के एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे सबूत जमा होने लगे। साथ ही जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट का गहराई से एनालिसिस किया गया। इन सब ने मिलकर साइंटिफिक कम्युनिटी को एक चौंकाने वाली सच्चाई तक पहुंचा दिया। न्यूटोनियन इंट्यूशन यहां काम नहीं करती। आप चाहे लाइट से दूर भागें, फिर भी आप फोटॉन्स की स्पीड 108 करोड़ किलोमीटर्स पर आवर ही मापेंगे, एक भी कम नहीं। शुरू में ये बात पूरी तरह बेतुकी लगती है, क्योंकि बॉल से भागें स्पीड कम लगती है, ग्रेनेड से भागें स्पीड कम लगती है, एवलांच से भागें स्पीड कम लगती है, लेकिन लाइट से भागने पर स्पीड कभी कम नहीं लगती। आप लाइट की तरफ भागें, उससे दूर भागें या उसके पीछे पीछे दौड़ें, हर हाल में लाइट की स्पीड वही रहती है, 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन चाहे जो भी हो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहती है। यही वो पॉइंट है जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को इतना रैडिकल बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या हम सच में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जहां कोई इंसान लाइट से भाग रहा हो या उसे चेस कर रहा हो? शॉर्ट आंसर, नहीं। टेक्नोलॉजी की सीमाएं ऐसे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स की इजाजत नहीं देती, लेकिन साइंस ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। 1913 में फिजिसिस्ट विलियम डे सिटर ने एक क्लेवर आइडिया सुझाया। उन्होंने कहा, अगर हम बाइनरी स्टार्स को देखें, यानी दो स्टार्स जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, तो कभी कोई स्टार हमारी तरफ तेजी से आ रहा होता है और कभी हमसे दूर जा रहा होता है। अगर लाइट की स्पीड सोर्स की मोशन पर डिपेंड करती होती, तो मूविंग स्टार से आने वाली लाइट की स्पीड स्टेशनरी स्टार से अलग होनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्जर्वेशन ने कुछ और ही बताया। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए और हर बार नतीजा वही रहा। चलते हुए स्टार से आने वाली लाइट, रुके हुए स्टार से आने वाली लाइट, दोनों की स्पीड 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा ही पाई गई, बेहद रिफाइंड और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स की सीमा तक। और भी ढेरों डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अलग अलग परिस्थितियों में लाइट की स्पीड को डायरेक्टली मेजर किया गया और उन प्रिडिक्शंस को टेस्ट किया गया जो लाइट की कांस्टेंट स्पीड से निकलती हैं। हर एक्सपेरिमेंट ने एक ही बात कंफर्म की, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, हमेशा, हर ऑब्जर्वर के लिए। यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी की पूरी इमारत खड़ी की। और यहीं से स्पेस और टाइम की हमारी पुरानी तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर लाइट की ये प्रॉपर्टी आपको हजम करना मुश्किल लग रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में फिजिसिस्ट्स ने इसे गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हर संभव रास्ता अपनाया, लेकिन वे नाकाम रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठीक इसका उल्टा किया। जहां बाकी लोग इस आइडिया से लड़ रहे थे, वहीं आइंस्टाइन ने इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहीं उसे उस पैराडॉक्स का जवाब मिल गया जो उसे टीनेज उम्र से परेशान कर रहा था। आप लाइट बीम के पीछे जितनी भी तेजी से दौड़ें,
लाइट आपसे उतनी ही तेजी से दूर भागती रहेगी। आप चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लाइट की अपेरेंट स्पीड 108 करोड़ किलोमीटर पर आवर से एक रत्ती भी कम नहीं कर सकते। उसे इतना भी स्लो नहीं कर सकते कि वो आपको स्टेशनरी दिखाई दे। बस, केस क्लोज्ड। लेकिन ये पैराडॉक्स का समाधान कोई छोटी जीत नहीं थी। आइंस्टाइन ने तुरंत समझ लिया कि अगर लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट है, तो फिर आइजैक न्यूटन की फिजिक्स इस नए सच को झेल नहीं पाएगी। कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट स्पीड का मतलब था न्यूटोनियन फिजिक्स का पतन। स्पेस और टाइम को एब्सोल्यूट मानने वाली पूरी क्लासिकल सोच यहां आकर टूट जाती है। आइंस्टाइन को साफ दिख रहा था, या तो हम न्यूटन की दुनिया को बचाएं या फिर लाइट की सच्चाई को स्वीकार करें। आइंस्टाइन ने दूसरा रास्ता चुना, और उसी एक फैसले से मॉडर्न फिजिक्स की पूरी दिशा बदल गई। स्पीड असल में इस बात का माप है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी तय समय में कितनी दूरी तय करता है। अगर हम एक कार में 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है अगर हम 1 घंटे तक इसी मोशन में बने रहें तो हम 65 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। इस तरह कहें तो स्पीड एक बिल्कुल साधारण सी कॉन्सेप्ट लगती है। और तब सवाल उठता है, इतनी चर्चा क्यों की गई बॉल्स, स्नोबॉल्स और फोटॉन्स की स्पीड पर? लेकिन यहां एक गहरी बात छुपी हुई है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस एक कॉन्सेप्ट है स्पेस का। दो पॉइंट्स के बीच कितनी जगह है। ड्यूरेशन एक कॉन्सेप्ट है टाइम का। दो इवेंट्स के बीच कितना समय बीता। अब देखें कि स्पीड क्या है। स्पीड बराबर डिस्टेंस भाग बाय टाइम, यानी स्पीड सीधे सीधे जुड़ी हुई है हमारी स्पेस और टाइम की समझ से। इस तरह सोचने पर एक बात साफ दिखाई देती है। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हमारी कॉमन सेंस वाली स्पीड की समझ को चुनौती देता है, जैसे कि लाइट की स्पीड का कांस्टेंट होना, तो वो फैक्ट स्पेस और टाइम की हमारी सामान्य धारणाओं को भी सीधे चुनौती देता है। और यही वजह है कि लाइट की स्पीड से जुड़ा ये अजीब सा फैक्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे गहराई से जांचना जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही किया। उन्होंने इस एक एक्सपेरिमेंटल सच्चाई को पूरी गंभीरता से लिया और इसी से पहुंचे ऐसे कंक्लूजन्स तक जिन्होंने स्पेस और टाइम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। यानी लाइट की स्पीड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक की है जिसने यूनिवर्स के सबसे गहरे दरवाजे खोल दिए। थोड़ी सी मेहनत में ही हम लाइट की स्पीड के कांस्टेंट होने का इस्तेमाल करके ये दिखा सकते हैं कि टाइम को लेकर हमारी रोजमर्रा की समझ असल में गलत है।